हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ई नर्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। थोड़ा अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है कम्युनिटी से रिलेटेड। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है? देखो, इसको लेवल ऑफ प्रिवेंशन को समझने के लिए पहले अपने को ये 3-4 चीज़ें पढ़नी होगी। जैसे डिजीज़, कोई भी बीमारी है, बीमारी के बाद में क्या होता है? इम्पेयरमेंट होता है। इम्पेयरमेंट का मतलब हानि या नुकसान। जैसे भी कोई भी बीमारी होगी, कोई भी डिजीज़ हो गई, तो जाहिर सी बात है डिजीज़ होने के बाद शरीर में कुछ ना कुछ तो हानि होगी। ठीक है, डिजीज़ के बाद हो गया इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के बाद आता है डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? डिसेबिलिटी का मतलब हो गया इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी, यानी कि काम करने की कोई क्षमता खत्म हो गई। डिसेबिलिटी का मतलब जो पहले कर पा रहा था वो, है ना, इम्पेयरमेंट से पहले जो काम कर पा रहा था वो अब नहीं कर पा रहा है, डिसेबल हो गया। जैसे कोई हाथ का टूट जाना, पैर का टूट जाना, कि कोई ऐसा जॉब था उसका जो हाथों से परफॉर्म करता था, वो अब उसके हाथ ही नहीं रहे, तो वो क्या हो गई? डिसेबिलिटी हो गई। उसके बाद आता है हैंडीकेप। हैंडीकेप का मतलब क्या हुआ? आफ्टर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी क्या हुई? हाथ दोनों काम कर रहे थे, दोनों हाथ चले गए, तो अब वो क्या? हैंडीकेप हो गए। हैंडीकेप का मतलब वो जो अपनी जीवन या जीवन को चला रहा था ना, जीवन को मतलब कमाने के लिए जो भी कुछ कर रहा था, वो अब नहीं कर पा रहा है। यानी कि वो हैंडीकेप हो गया, आर्थिक रूप से, फिजिकल रूप से, मेंटली, सोशली, हर प्रकार से वो हैंडीकेप हो चुका है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आईसीआईडीएच के अकॉर्डिंग अपन ये चीज़ें देखते हैं ना। आईसीआईडीएच क्या बोलता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आईसीआईडीएच की? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। अब डिजीज़ क्या है? ये जो फर्स्ट अपन ने पढ़ा डिजीज़, ये डिजीज़ क्या है? डिजीज़ इज द इवेंट विच इज रिलेटेड टू पैथोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सॉरी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन इज नोन एज डिजीज। डिजीज क्या है? एक घटना है, द इवेंट एक घटना है ना, विच इज रिलेटेड टू, जो किससे रिलेटेड है? पैथोलॉजिकल, यानी कि कोई भी ऐसे पैथोलॉजिकल कारण, यानी कि बीमारी पैदा करने वाले कारण। ठीक है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, जो भी। ठीक है, उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल, शरीर में कोई कमी या अधिकता हो गई। ठीक है, उसके बाद में साइकोलॉजिकल, ये तीनों चीज़ों में डिस्टर्बेंस होना ही क्या कहलाता है? डिजीज। ठीक है, इसके बाद आता है इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट क्या होता है? मैंने बताया जैसे कि हानि या नुकसान। इम्पेयरमेंट इज लैक ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ बॉडी ऑर्गन एज रिजल्ट ऑफ डिजीज। इम्पेयरमेंट क्या हुआ? लैक ऑफ फंक्शन, जैसे कोई भी बीमारी हो गई, डिजीज हो गई, उसके बाद में कोई शरीर का अंग काम करना बंद कर दिया, है ना। आप जो काम कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे, लैक ऑफ फंक्शन हो गया। और लॉस ऑफ बॉडी ऑर्गन, और किसी बॉडी ऑर्गन का लॉस हो जाना, जैसे कोई हाथ नहीं रहा, पैर नहीं रहा, किसी के कुछ क्या नहीं रहा। ठीक है, बॉडी ऑर्गन का लॉस हो गया, ये हो गया इम्पेयरमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी क्या हुई? द पर्सन इज अनेबल टू परफॉर्म, कोई भी व्यक्ति है जो जो अनेबल हो गया है, यानी कि काम करने में असमर्थ हो गया है। क्या परफॉर्म करने में असमर्थ हो गया है? रूटीन नॉर्मल फंक्शन, अपने रूटीन के नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, अपने रूटीन के डेली के कार्य, विच वाज परफॉर्म्ड बाय हिम बिफोर इम्पेयरमेंट, जो वो परफॉर्म कर पा रहा था कब? इम्पेयरमेंट से पहले। यानी कि इम्पेयरमेंट नहीं हुआ था ना, उससे पहले वो अपने रूटीन कार्यों को कर पा रहा था, लेकिन इम्पेयरमेंट के बाद में अब वो नहीं कर पा रहा है उन कार्यों को, उन उन अपने जो नॉर्मल फंक्शन है उनको नहीं कर पा रहा है पूर्ण तरीके से, वो अनेबल हो गया है उनमें, तो वो क्या हो जाएगा? डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी कि अपने जो कार्य कर पा रहा था वो नहीं कर पा रहा है, उसमें करने में असमर्थ हो गया है, तो क्या हो गया? डिसेबल हो गया, यानी कि डिसेबिलिटी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हैंडीकेप। इट इज़ द डेप्रिवेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फंक्शनल। अब ये क्या है? इट इज़ द डेप्रिवेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल। अब इसका मतलब हुआ वो हैंडीकेप हो गया है, यानी कि वो उसकी हानि, डेप्रिवेशन का मतलब हानि होती है। ठीक है, ये डेप्रिवेशन है ना, इसका मतलब होती है हानि। अब हानि किस किस चीज़ की होगी? वो फिजिकली हैंडीकेप हो जाएगा,
मेंटली हैंडीकैप हो जाएगा, सोशली हैंडीकैप हो जाएगा, या फाइनेंशियल हैंडीकैप हो सकता है। ठीक है, इनमें से किसी भी प्रकार से वो हैंडीकैप हो सकता है। जैसे मेंटली उसकी फिजिकली कोई हाथ वाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो फिजिकली हैंडीकैप हो गया। मेंटली जैसे कोई दिमाग में प्रॉब्लम हो गई है ना, मेंटली प्रॉब्लम हो गई तो मेंटली हैंडीकैप हो गया। सोशली समाज में घुल मिल नहीं पा रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो गई उसके साथ, तो समाज में मतलब जो अपना डेली रूटीन कार्य कर पा रहा था अब नहीं कर पा रहा है। और फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अपन ने 4 चीज़ देखी है। डिजीज़ देख ली, डिजीज़ के बाद में इम्पेयरमेंट देख लिया, इम्पेयरमेंट के बाद में डिसेबिलिटी देख ली, फिर उसके बाद में हैंडीकैप देख लिया। अब आते हैं अपन किस पे, प्रिवेंशन पे। अब प्रिवेंशन कितने प्रकार के होते हैं? प्रिवेंशन होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, देर आर 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, 4 प्रकार के प्रिवेंशन होते हैं। फर्स्ट देखेंगे प्रीमोडियल प्रिवेंशन। अब प्रीमोडियल प्रिवेंशन किसे कहते हैं? रिस्क फैक्टर एब्सेंट। इसमें रिस्क फैक्टर जो होगा, कोई भी ऐसी चीज जिसमें रिस्क फैक्टर एब्सेंट है तो वो आएगा किसमें, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में। इट इज बेस्ड ऑन एक्शन टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। ये क्या करता है, किस पे बेस है ये? प्रिवेंट करता है, किससे? डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर को जो डेवलपमेंट होने को ही प्रिवेंट करता है, रिस्क फैक्टर को ही नहीं आने देता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। अब इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या क्या होंगे? मोड ऑफ इंटरवेंशन होंगे इसके इंडिविजुअल एजुकेशन और ग्रुप एजुकेशन। ठीक है, या तो इंडिविजुअली किसी एक पर्सनल एक व्यक्ति को एजुकेशन देंगे, या फिर ग्रुप में बहुत सारों को एक साथ एजुकेशन देंगे। ठीक है, ये आ गया प्रीमोडियल प्रिवेंशन। इसके बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन क्या हुआ? रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहेगा लेकिन डिजीज एब्सेंट रहेगी। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें रिस्क फैक्टर भी नहीं था। ठीक है, इसमें मतलब रिस्क फैक्टर को आने से ही रोक रहे थे अपन, तो वो तो क्या हो गया, प्रीमोडियल। अब प्राइमरी में क्या हो गया, रिस्क फैक्टर आ चुका है लेकिन डिजीज अभी नहीं आई है। द एक्शन आर टेकन टू प्रिवेंट। ये एक्शन कब लिया जाता है? प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज इन प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की उपस्थिति में डिजीज के उत्पन्न होने से रोकना, डिजीज को अकरेंस यानी शुरू होने से उसको प्रिवेंट करना, क्या क्या हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन। यानी कि रिस्क फैक्टर आ चुका है लेकिन अब अपने को बीमारी को नहीं आने देना है, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन। अपन उसका क्या करना है, प्राइमरी प्रिवेंशन करना है। अब इसकी मोड ऑफ इंटरवेंशन कौन कौन से हैं? मोड ऑफ इंटरवेंशन है हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन करेंगे उसका। अब हेल्थ प्रमोशन किस 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 प्रकार कर सकते हैं? या तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, यानी कि उसको ऐसा अच्छा खान पान दो ताकि उसकी हेल्थ प्रमोट हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। या फिर पर्सनल हाइजीन दो। पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करवा सकते हैं उसको समझाएंगे, डेली नहाने धोने के लिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करवाएंगे उसको, अपने मतलब कैसे शरीर को स्वस्थ रख सकता है उसके बारे में बताएंगे उसको। ठीक है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, अपने आसपास के जो वातावरण है उसको साफ सफाई रख के हेल्थ प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देके भी हेल्थ प्रमोट किया जा सकता है। और काउंसलिंग, किसी भी पर्सन की काउंसलिंग करके है ना, उसको बिठा के उसकी काउंसलिंग करके उसको हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। और एक्सरसाइज एंड रेस्ट, उसको क्या बोला जाता है, एक्सरसाइज करो और रेस्ट करो। ये हो गया हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, किसमें, मोड ऑफ इंटरवेंशन किसका, प्राइमरी प्रिवेंशन का। ये 2 चीज़ समझ में आई आपको। इसमें रिस्क फैक्टर को आने से ही रोकेंगे, इसमें रिस्क फैक्टर आ चुका है प्राइमरी प्रिवेंशन में लेकिन डिजीज को आने से रोकना है। ठीक है, दूसरा मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं अपन उसको? पहला तो हेल्थ प्रमोशन था, हेल्थ प्रमोशन अपन 4-5 प्रकार से मैंने जो आपको बताया उस हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा हुआ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? द एक्शन आर टेकन टू प्रोटेक्ट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये एक्शन कब लिया जाता है, जब किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करना हो। प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ हो, जैसे स्पेसिफिक कोई डिजीज़ है, जैसे रेबीज ले लो आप। ठीक है, जैसे ये ले लो, पोलियो ले लो आप। ठीक है, इन डिजीज़ से प्रिवेंट करना हो अपने को किसी को, तो क्या करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क फैक्टर की उपस्थिति में किसी डिजीज या प्रॉब्लम से, स्पेसिफिक डिजीज या प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करते हैं, तब कौन सा एक्शन लेते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये किसके अंदर आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर।
अब इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे वैक्सीनेशन, किसी भी डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज के लिए ही वैक्सीनेशन लगाया जाता है, जैसे ओपीवी के लिए, टीबी के लिए, ठीक है, बीसीजी वगैरह। अब वैक्सीनेशन कौन से किसके अंदर आएगा, हमेशा वैक्सीनेशन प्राइमरी प्रिवेंशन में ही आएगा। इसके बाद आता है सेफ्टी डिवाइसेस। अब सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, हेलमेट हुआ, सीट बेल्ट हुई, ये सब सेफ्टी डिवाइसेस है। इसके बाद आ गया प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन को जो कि एनीमिक है ना, जिसके एनीमिया है, उसको 2 टेबलेट आयरन फोलिक एसिड की देंगे अपन, तो वो क्या हुआ, प्रोफाइलैक्सिस हो गया, है ना, बचाव हो गया, वो उसकी रोकथाम हो गई, किसकी, हीमोग्लोबिन को डाउन करने से बचा रहे हैं अपन उसमें, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या था, डिजीज को आने से अपन रोक रहे थे, ठीक है, या उसको प्रोफाइलैक्सिस यानी कि मतलब डिजीज को होने से उसको रोक रहे थे, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर और डिजीज दोनों ही आ चुके हैं, दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। रिस्क फैक्टर तो जैसे डिजीज आ गई तो रिस्क फैक्टर तो ऑटोमेटिक ही है, कोई बीमारी है तो रिस्क तो है ही उसका, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर और डिजीज दोनों प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होगा, द एक्शन आर टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज, ये एक्शन लिया जाएगा कब, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, एट इट्स अर्ली स्टेज। अब बीमारी तो आ गई लेकिन उसको जल्दी से जल्दी बीमारी का डायग्नोस करके उसकी अर्ली स्टेज में, पहली शुरुआती स्टेज में ही उसको डिजीज को ख़त्म करना, उसको प्रिवेंट करना या फिर उसको डिजीज को ठीक करना, किसमें आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। अर्ली स्टेज या इंसिपिएंट स्टेज, इंसिपिएंट का मतलब होता है शुरुआती स्टेज में ही डिजीज को पकड़ के उसको डायग्नोस कर लिया अपन ने, डायग्नोस करने के बाद उसको ट्रीट करना क्या हो गया, सेकेंडरी प्रिवेंशन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब इसका सेकेंडरी प्रिवेंशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, मेन इसका जो उद्देश्य वो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन इज डायग्नोज द डिजीज एट इट्स अर्ली स्टेज। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या हुआ, डिजीज का डायग्नोस करना, कब, उसकी अर्ली स्टेज में, शुरुआती स्टेज में ही डिजीज को पहचान लेना, इसका सबसे मेन मोटिव है सेकेंडरी प्रिवेंशन का। एंड टू ट्रीट द डिजीज एज सुन एज पॉसिबल। अब अपने बीमारी को पकड़ तो लिया भाई, ये बीमारी उसका डायग्नोस तो कर दिया है, लेकिन अब उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाएगा। अपने को जल्दी से जल्दी उसका ट्रीट करना है और उसको ठीक करना है पेशेंट को, ये हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब इसके मोड ऑफ इंटरवेंशन कौन कौन से हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन के मोड ऑफ इंटरवेंशन है अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोस करना, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट। डायग्नोस तो अपन ने कर लिया लेकिन उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट करना इसके मोड ऑफ इंटरवेंशन है, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के 2 मोड ऑफ इंटरवेंशन है, अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब अपन ने सेकेंडरी प्रिवेंशन पढ़ लिया, इसके बाद आता है टर्सरी प्रिवेंशन। अब टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होगा, इसमें डिजीज प्रेजेंट होगी इन एडवांस स्टेज में, ठीक है। जो टर्सरी सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या था, उसमें रिस्क फैक्टर भी था और डिजीज भी थी, लेकिन डिजीज को अपन अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर रहे थे। अब टर्सरी प्रिवेंशन क्या है, इसमें डिजीज है, अब डिजीज है तो रिस्क फैक्टर भी है, जाहिर सी बात है, लेकिन डिजीज कौन सी है इसमें, एडवांस स्टेज में है, यानी कि डिजीज की वो कंडीशन है, वो स्टेज है, लास्ट स्टेज इसे अपन कह सकते हैं, बहुत आगे बढ़ चुकी है डिजीज, ठीक है, टर्सरी प्रिवेंशन में। अब जब डिजीज आगे बढ़ चुकी है तो अपन इसमें क्या प्रिवेंशन करेंगे, इन दिस स्टेज द डिजीज हैज बीन एडवांस्ड एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन इज टू लिमिट द डिसेबिलिटी एंड टू रिहेबिलिटेट द पर्सन। अब इसमें क्या करेंगे, डिजीज हैज बीन एडवांस, डिजीज क्या हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, एंड द ऑब्जेक्टिव, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव वो क्या रहेगा, एक्शन टू लिमिट द डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी को मतलब लिमिट करना अपने को, ठीक है। अब देखते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। अब टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होगा, डिजीज प्रेजेंट, डिजीज तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी प्रेजेंट थी, ठीक है, लेकिन उसमें अर्ली स्टेज थी, इसमें एडवांस स्टेज होगी, ठीक है। डिजीज प्रेजेंट है तो रिस्क फैक्टर तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होगा, डिजीज प्रेजेंट इन एडवांस स्टेज, ठीक है, इसमें तो एडवांस स्टेज होगी उसकी, मतलब डिजीज हद से आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। इन दिस स्टेज द डिजीज हैज़ बीन एडवांस्ड, इस स्टेज में डिजीज क्या होगी, एडवांस होगी, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन, अब उद्देश्य क्या होगा, टू लिमिट द डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी को लिमिट करना, एंड टू रिहेबिलिटेट द पर्सन,
पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना यानी उसका पुनर्वास करना, यानी कि की वजह से पेशेंट हैंडीकेप हो गया है, वो सॉरी डिसेबिलिटी हो गई उसमें, उस डिसेबिलिटी को अपने को क्या करना है, रिहेबिलिटेट करना है। यानी कि हाँ सॉरी हैंडीकेप भी हो सकता है, वो हैंडीकेप हो गया यानी कि अब जो काम पहले कर पा रहा था वो अब नहीं कर पा रहा है अपने जीवन यापन के लिए, अपनी ज़िंदगी का जो गुजारा है उसको करने के लिए जो काम करता था वो नहीं कर पा रहा है, तो उसका रिहेबिलिटेट करना अपने को, यानी कि कुछ ऐसा उपाय करना है या कुछ ऐसा काम करना है जो जिससे वो अपना मतलब काम कर सके डेली रूटीन का, और अपना जीवन को जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले सकें, इसके कारण उसको रिहेबिलिटेट करना। द एक्शन आर टेकन टू रिड्यूस द चांसेस, अब ये एक्शन कब लिया जाएगा, टेकन टू रिड्यूस द चांसेस, कम करना चांस किसको, कॉम्प्लिकेशन एंड टू पीसफुल डेथ, कॉम्प्लिकेशंस को कम करना और पीसफुल डेथ आल्सो, यानी कि उसकी जो डेथ है वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, उसको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। अब जैसे डिजीज एडवांस स्टेज में बताया है कि डिजीज कुछ इतनी बढ़ चुकी है कि अब पेशेंट का कुछ नहीं हो सकता, वो उसकी डेथ होगी ही होगी, तो उस कंडीशन में क्या करना है अपने को, उस कंडीशन में अपने को एक ही काम करना है कि कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिनकी वजह से पेशेंट आराम से मर सके, यानी उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो उसके लिए जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, तो कैंसर के पेशेंट्स को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो उसके लिए क्या करते हैं, उनको पेन किलर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर देते हैं ताकि उसको पेन नहीं हो और वो ज़्यादा परेशान नहीं हो। तो ये जो काम किया जाता है किस प्रिवेंशन के अंतर्गत आते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन के अंतर्गत। अब इसके मोड ऑफ इंटरवेंशन कौन कौन से हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, द एक्शन आर टेकन टू लिमिट द डिसेबिलिटी लाइक बाय सर्जरी और अदर प्रोसीजर। अब उसको डिसेबिलिटी लिमिटेशन करेंगे। अब जैसे कोई भी इम्पेयरमेंट के बाद में डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट हो गया, जैसे ठीक है इम्पेयरमेंट हानि या कुछ भी हो गया, तो इम्पेयरमेंट के बाद में डिसेबिलिटी को रोकने के लिए क्या करेंगे अपन, उसमें कुछ ना कुछ सर्जरी, जैसे कोई इम्पेयरमेंट क्या हुआ, हानि क्या हो गई, किसी हाथ में चोट लग गई, अब वो हाथ किसी काम का नहीं रहा, तो या तो उसकी डिसेबिलिटी को रोकने के लिए क्या करेंगे, उस हाथ की सर्जरी कर देंगे, ठीक है, या फिर अदर प्रोसीजर के द्वारा उस हाथ को या तो ठीक किया जाएगा, ठीक है, ये हो गया डिसेबिलिटी लिमिटेशन। इसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन, द एक्शन आर टेकन टू रिहेबिलिटेट द पर्सन एंड ट्राई टू ब्रिंग हिम इन नियर टू प्रीवियस स्टेज। रिहेबिलिटेट कैसे किया जाता है, जैसे कोई भी पर्सन है उसमें डिसेबिलिटी तो हो गई, ठीक है, अब डिसेबिलिटी के बाद में हैंडीकेप हो गया वो, ठीक है, अब वो मतलब अपने जो पहले जो फंक्शन कर पा रहा था, जो डेली रूटीन के जो कार्य कर पा रहा था वो नहीं कर पा रहा है अब, तो अब क्या करना है उसमें, अब उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। रिहेबिलिटेट कैसे, ट्राई टू ब्रिंग हिम, अपन कोशिश करेंगे उसको लाने की, कहाँ, नियर टू प्रीवियस स्टेज, जो पहले की स्टेज थी ना, जो पहले जो अपने काम कर पा रहा था वो, है ना, अब उतने काम तो नहीं कर पाएगा वो जो पहले कर पा रहा था, बिल्कुल ठीक था तब, लेकिन उसके आसपास नियर टू प्रीवियस स्टेज, उसके आसपास वाली स्टेज में अपन उसको ला सकते हैं ताकि अपना वो हल्का फुल्का गुजारा कर सकें। टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन, अब रिहेबिलिटेशन किस किस प्रकार से किया जा सकता है, फिजिकल रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है, कैसे, फिजिकली जैसे किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसको सर्जरी के द्वारा अपन ठीक कर सकते हैं, या फिर टीथ जैसे दांत टूट गए तो उसको दांत लगा सकते हैं। साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, सोशल रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, और वोकेशनल यानी व्यवसायिक, जैसे उसके पास कोई व्यवसाय नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, तो उसको ऐसे जो पहले कर पा रहा था वो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ऐसे काम सिखा देना उसको जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, इस प्रकार से उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। ये सब किसके अंदर आएंगे, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। तो अपन ने क्या देखा, जो फर्स्ट वाला टॉपिक था अपना वो क्या था, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। अब प्रीमोडियल प्रिवेंशन में क्या था, रिस्क फैक्टर भी नहीं था, यानी कि रिस्क फैक्टर को आने से ही रोकना क्या था, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। उसके बाद अपना आया प्राइमरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर आ चुका था लेकिन डिजीज नहीं थी, ठीक है। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करना था, रिस्क फैक्टर की उपस्थिति में डिजीज को आने से रोकना प्राइमरी प्रिवेंशन था। उसके बाद आया अपना सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या था, रिस्क फैक्टर भी था और डिजीज भी थी, लेकिन डिजीज कौन सी थी, अर्ली स्टेज में, यानी कि शुरुआती स्टेज थी डिजीज की, तो उसका जल्दी जल्दी डायग्नोस करना और उसको जल्दी जल्दी ट्रीट करना सेकेंडरी प्रिवेंशन था। इसके बाद आया अपना टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन क्या है, डिजीज भी थी और रिस्क फैक्टर भी था, लेकिन डिजीज कौन सी थी, एडवांस स्टेज में थी, यानी आगे बढ़ चुकी थी। तो इसमें दो ही काम हो सकते हैं, या तो
उसको और आगे बढ़ने से, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशनों से रोक लिया जाए, या फिर कुछ इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, तो उसका क्या करना अपने को, पीसफुल डेथ के लिए, है ना, उसको रेडी करना अपने को, उसकी आरामदायक डेथ हो सके। इसमें जो मोड ऑफ इंटरवेंशन रहेंगे वो क्या करेंगे, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद अपन देखेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो आपको याद रखनी जरूरी है। वो टर्म्स कौन कौन सी है देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट टिप्स, ये वो टिप्स है ना, यदि क्वेश्चंस में ये शब्द लिखे हों, कौन से, जो मैं बताऊंगा अभी आपको, तो आपको ये शब्द कहीं भी दिख जाए, आपको बिना सोचे समझे जो मैं बताऊंगा वो प्रिवेंशन पे टिक कर देना है। क्वेश्चन से एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें अगर ये शब्द दिख जाए तो, जैसे कि स्क्रीनिंग, क्वेश्चन में दिख गया स्क्रीनिंग, इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन, तो अपने को बिना सोचे समझे क्या करना है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। इनके साथ साथ एक चीज और देखनी है क्वेश्चंस में, कि कहीं इनक्योरेबल डिजीज की चर्चा तो नहीं कर रहा हो। यदि इनक्योरेबल डिजीज होगी तो अपने क्या आएगा, टर्सरी प्रिवेंशन आ जाएगा उस जगह। ठीक है, स्क्रीनिंग होगा, इन्वेस्टिगेशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, तो क्या आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसके बाद क्रोनिक इनक्योरेबल डिजीज, कोई भी लंबी लंबी बीमारी जो जिसको अपन ट्रीट नहीं कर सकते हैं, जिनको क्योर नहीं कर सकते हैं, ऐसी बीमारियां कौन कौन सी हैं, जैसे HIV हो गई, रेबीज हो गई, है ना, क्रोनिक डायबिटीज़ हो गया। ये बीमारियां ऐसी जिनको अपन ठीक नहीं कर सकते, तो वो कौन सी प्रिवेंशन में आएगी, टर्सरी प्रिवेंशन में। ठीक है, इसके बाद आ गया सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन यानी रिमूवल बॉडी पार्ट, सर्जिकल इंटरवेंशन या करना, रिमूवल बॉडी पार्ट करना, ये किसके अंतर्गत आएगा, टर्सरी प्रिवेंशन में। ठीक है, किसी भी प्रकार का सर्जरी इंटरवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें टर्सरी प्रिवेंशन आएगा। इसके बाद आता है फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी आएगा टर्सरी प्रिवेंशन में, इस पे गौर करना, फिजियोथेरेपी और साइकोथेरेपी। फिजियोथेरेपी तो आएगा टर्सरी प्रिवेंशन में, और साइकोथेरेपी आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। साइकोथेरेपी, जल्दीबाजी में साइकोथेरेपी को फिजियोथेरेपी मत समझ लेना। क्वेश्चंस में अगर साइकोथेरेपी आ गया तो अपने को सेकेंडरी प्रिवेंशन करना है, और फिजियोथेरेपी आ गया तो टर्सरी प्रिवेंशन करना है। अब अपन जो अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना, इनसे अलग एग्जामिनर लगभग कुछ नहीं पूछेगा आपसे। इन क्वेश्चंस में सब कुछ सार इन क्वेश्चंस में मिल जाएगा आपको, जो अब तक समझ में नहीं आया वो भी आपको इन क्वेश्चंस के द्वारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए पर्सन इज बिटन बाय रेबिड डॉग एंड ही वेंट फॉर एंटी रेबीज वैक्सीन। एक पर्सन जो बिटन बाई, काटा गया किसके द्वारा, रेबिड डॉग के द्वारा। कोई रेबीज का कोई डॉग है, कुत्ता है, जिससे अपने को बीमारी हो सकती है, उसके द्वारा काट लिया गया है। ठीक है, ही वेंट फॉर एंटी रेबीज वैक्सीन। अब वो काटने के बाद वो पर्सन कहाँ गया, एंटी रेबीज वैक्सीन को लगवाने के लिए हॉस्पिटल गया है। अब ये किस प्रिवेंशन में आएगा। अब अपने को इसमें क्या देखना है, सबसे पहले अपने को यह देखना है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है, क्योंकि रेबिड डॉग ने काटा है, रेबिड डॉग ने काटा है तो रेबीज होने का रिस्क तो है। ठीक है, लेकिन क्या डिजीज प्रेजेंट है पर्सन में, नहीं, काटा है, रिस्क है, लेकिन बीमारी अभी नहीं आई है। अब मैंने आपको बताया था कि रिस्क फैक्टर आ गया लेकिन बीमारी नहीं है, कौन सी प्रिवेंशन में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि रिस्क फैक्टर है लेकिन डिजीज नहीं है तो प्राइमरी प्रिवेंशन है। ठीक है, अब प्राइमरी प्रिवेंशन में जो मोड ऑफ इंटरवेंशन था वो कौन सा था, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब अपन इसके लिए क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी जैसे कि वैक्सीनेशन, है ना, प्रोफाइलैक्सिस या सेफ्टी डिवाइसेस, इन तीनों में से था, तो अपन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। वैक्सीन लगाकर स्पेसिफिक डिजीज से बचाव कर रहे हैं, तो किस में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में। और ये मैंने आपको बता दिया, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट बट डिजीज एब्सेंट है, सो किस में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए पर्सन डायग्नोस्ड बाय रेबीज। अब एक पर्सन है, कोई भी एक व्यक्ति है जो डायग्नोस हुआ किससे, रेबीज से, यानी कि उसको रेबीज हो गया है, उस बीमारी से वो मतलब उसकी डायग्नोस हुई है। अब ये किस प्रिवेंशन में आएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई दी, कुछ टर्म्स बताई थी। क्या बताया था कि क्वेश्चंस में कुछ ऐसी टर्म्स आ जाए हैं तो आपको बिना सोचे समझे क्या करना है, जो मैंने बताया वो प्रिवेंशन करना है। अब इसमें क्या है, रेबीज से डायग्नोस हुआ, तो रेबीज क्या है, इनक्योरेबल डिजीज है। यदि किसी पर्सन को रेबीज हो गया है तो उसका दुनिया में कोई भी इलाज नहीं कर सकता है। ठीक है,
तो वो हो गई इनक्योरेबल डिजीज, यानी कि ठीक नहीं होने वाली बीमारी। तो उसमें ऑटोमेटिक कौन सा प्रिवेंशन आएगा? टर्सरी प्रिवेंशन। अब जब ठीक नहीं हो सकती तो अपन उसका क्या करेंगे? क्या इंटरवेंशन करेंगे? उसको अपन मतलब कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो इस प्रकार से उसको ट्रीट करेंगे। बीमारी को तो अपन ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें क्या आएगा? टर्सरी प्रिवेंशन, यानी कि इनक्योरेबल डिजीज आ गई। एडवांस स्टेज हो गई इसकी, रेबीज की अगर किसी ये ऐसी बीमारी जिसमें एडवांस स्टेज, यानी कि पेशेंट बचेगा नहीं रेबीज होने के बाद। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। ए 6th क्लास गर्ल स्टूडेंट ग्रुप एजुकेशन अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। एक 6th क्लास की जो गर्ल है उसको क्या कर रहे हैं अपन? एजुकेट कर रहे हैं किसके बारे में? मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। तो ये कौन सी प्रिवेंशन है? अब देखो, जब एडमिशन होता है तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 6 साल का कोई बच्चा होता है, वो कौन सी क्लास में एडमिट होता है? वो कौन सी क्लास में एडमिशन होता है उसका? फर्स्ट क्लास में। अब 6 क्लास का फर्स्ट क्लास में होगा तो 6 साल तो वो हो गए, और 6 साल का मतलब 6 क्लास में वो है ना। जब 6 साल के बच्चे को अपन पढ़ने भेजेंगे स्कूल में तब वो फर्स्ट क्लास में होगा, और यहाँ बात हो रही है 6 क्लास की। तो 6 साल तो वो, और 6 साल ये टोटल कितने हो गए? 12 साल, ठीक है। अब 12 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है? नहीं आती। कब आती, कब आना स्टार्ट होती है? 13 साल में, ठीक है। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने की अवधि से पहले ही अपन उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है अभी, उसका टाइम नहीं हुआ है, तो रिस्क फैक्टर नहीं है, मतलब रिस्क फैक्टर एब्सेंट है, रिस्क भी नहीं है ना। तो रिस्क के नहीं आने से पहले ही, रिस्क नहीं है उससे पहले ही अपन उसको किसके बारे में? मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एजुकेट कर रहे हैं। तो कौन सा प्रिवेंशन होगा? प्रीमोडियल प्रिवेंशन। मैंने आपको बताया कि रिस्क फैक्टर को ही आने से रोकना, ठीक है। अब ये एजुकेट करके क्या कर रहे हैं कि रिस्क भी नहीं हो उसको आने से रोक रहे हैं, कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन आप पहले से मेंस्ट्रुअल हाइजीन रखो तो आपको इस प्रकार की बीमारियां नहीं होगी, यानी कि रिस्क नहीं है उससे पहले ही समझा रहे हैं, ठीक है। साइकिल आने के बाद समझा दें तो प्राइमरी में चला जाता है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन में चला जाता है, लेकिन रिस्क भी नहीं है। अब ये जाएगा प्रीमोडियल प्रिवेंशन में, बिकॉज रिस्क फैक्टर एब्सेंट। समझ में आया? इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए HIV पॉजिटिव पेशेंट इज गिवन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। एक HIV पॉजिटिव पेशेंट है जो गिवन क्या ले रहा है? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी HIV पेशेंटों को दिया जाता है, ठीक है, जो वायरल लोड को कम करता है। ये अपन HIV और एड्स पढ़ेंगे, उस टॉपिक में डीपली पढ़ेंगे इस चीज़ को, तब बताएंगे, है ना। ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी में क्या यूज लिया जाता है, ये क्या करता है। अब HIV पॉजिटिव पेशेंट, मैंने बताया था कोई भी ऐसी बीमारी जो इनक्योरेबल हो, डायरेक्ट टर्सरी प्रिवेंशन में, ठीक है। HIV इनक्योरेबल है, जिस पेशेंट के HIV हो गया वह HIV के साथ ही जाएगा, है ना, ठीक है। वो कभी ट्रीट नहीं हो सकता, कभी उसका HIV खत्म नहीं हो सकता। हाँ, अपन उसकी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं, किसके द्वारा? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा उसकी ज़िंदगी को अपन बढ़ा सकते हैं, उसका वायरल लोड कम कर सकते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी भर चलने वाली मेडिसिन से, ज़िंदगी भर चलने वाली थेरेपी है, ठीक है। जैसे इसको बंद करेंगे वायरल लोड ज़्यादा हो जाएगा और पेशेंट खत्म। तो ये इनक्योरेबल डिजीज हो गई, टर्सरी प्रिवेंशन में आएगी, ठीक है। इनक्योरेबल डिजीज। डिसेबिलिटी लिमिटेशन करेंगे अपन इस पे। डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या करेंगे? ART देके, ART मतलब एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देके डिसेबिलिटी लिमिटेड कर रहे हैं, क्योंकि ART दूसरी डिजीज को रोकने के लिए देते हैं। अब अदर कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। HIV में क्या होता है? HIV होने के बाद जो पेशेंट है वो प्लेटफॉर्म हो जाता है, एक प्रकार से प्लेटफॉर्म किसका? दूसरी बीमारियों को आने के लिए निमंत्रण देता है, ठीक है। तो दूसरी बीमारी को आने से रोकने के लिए अपन उसको ART देते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देते हैं, ठीक है। तो ये किस में आ गया? टर्सरी प्रिवेंशन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूज ऑफ नॉर्मल सनग्लासेस इंक्लूडेड इन विच प्रिवेंशन। अपन नॉर्मल सनग्लास लगा रहे हैं, है ना, बाइक पे चल रहे हैं, नॉर्मल ग्लास लगा रहे हैं, नॉर्मल जो अपन चश्मा लगाते हैं वो लगा रहे हैं धूप से बचने के लिए। तो कौन सी प्रिवेंशन में आएगी? वो आएगी प्राइमरी प्रिवेंशन में। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में क्यों आएगी? क्योंकि रिस्क फैक्टर मौजूद है। अब रिस्क क्या है? धूप, ठीक है। सन ग्लासेस किससे बचने के लिए लगाते हैं? धूप से बचने के लिए। तो धूप से अपन अपनी आंखें जल जाए, है ना, या फिर बाइक पे चल रही हो तो कचरा आ जाए, तो इससे बचने के लिए क्या लगाते हैं अपन? नॉर्मल सन ग्लासेस, ठीक है। तो यानी कि रिस्क तो है, अब रिस्क है लेकिन बीमारी नहीं है, तो क्या आ गया? प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके बाद आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, यूज ऑफ स्पेक्टल्स
इंक्लूड इन विच प्रिवेंशन। अभी स्पेक्टल्स क्या है, ये हैं नज़र के चश्मे जिनको आप बोलते हो, ठीक है, नंबर के चश्मे जिनको आप बोलते हो, यानी कि आंखें कमज़ोर हो जाती है और +1 -1 ऐसे वो जो नंबर होते हैं वो चश्मे लगाते हो आप, ठीक है, उनको बोलते हैं स्पेक्टल्स। अब स्पेक्टल्स आप लगा रहे हो तो वो किस प्रिवेंशन के अंदर आएगा, वो आएगा टर्सरी प्रिवेंशन में। अब क्यों आएगा टर्सरी प्रिवेंशन में, आप पूछो कि सन ग्लासेज में इसमें क्या फ़र्क पड़ा है, चश्मा तो ये भी है, ये भी चश्मा ही है, लेकिन सन ग्लासेज में रिस्क फैक्टर अपना क्या था, वो था धूप से और कचरे से बचाओ, ठीक है, यही रिस्क था अपने। लेकिन यहाँ स्पेक्टल्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि अपनी आंखों में खराबी आ चुकी है, यदि इसको नहीं लगाएंगे तो खराबी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे आंखों के। अब उसको अपन डिसेबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं, है ना, डिसेबिलिटी क्या हुई, अपनी आंखों की कमजोरी, अब उसको लिमिट करने के लिए अपन चश्मा लगा रहे हैं नंबर का, तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन किस में आता है, टर्सरी प्रिवेंशन में। समझ गए, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना आपको, ठीक है, एग्जामिनर यहीं पे घुमाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ए पर्सन हैविंग पुअर लाइफ स्टाइल, एक कोई भी पर्सन है जो क्या रखता है, अपनी पुअर लाइफ स्टाइल रखता है, कमज़ोर जो उसकी लाइफ है स्टाइल को रखता है, वो इज़ कंसल्ड फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अब उसको डॉक्टर क्या सलाह देता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेट करने की उसको सलाह देता है। तो ये किस प्रिवेंशन में आएगा, ये आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में। अब कैसे आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में, अब डॉक्टर उसको सलाह दे रहा है किसके बारे में, लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेट करने के लिए। अब वो कैसे करेगा, हेल्थ प्रमोशन के द्वारा उसका हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं। अब मैंने पढ़ाया था प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोट, जो मोड ऑफ इंटरवेंशन था हेल्थ प्रमोट, उसमें मैंने पढ़ाया था कि हेल्थ प्रमोट किस किस प्रकार से की जा सकती है, जैसे न्यूट्रिशनल हो गया, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर, इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है क्या, कि उसकी पुअर लाइफ स्टाइल है, पुअर लाइफ स्टाइल होगी तो जाहिर सी बात है खान पान अच्छा नहीं मिलेगा, है ना, हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, तो रिस्क तो है, लेकिन बीमारी नहीं है। पुअर लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं कि बीमारी होगा, बीमारी नहीं है, रिस्क है बट बीमारी नहीं है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। अब दूसरी तरीके से देखें तो अपने उसको हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल के लिए मॉडिफिकेशन कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है कौन, डॉक्टर, तो उसको हेल्थ के लिए प्रमोट कर रहा है, तो कौन क्या आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ए मेडिकल हेल्थ चेकअप कंसल्ट एट स्कूल, एक मेडिकल हेल्थ चेकअप रखा गया है कहाँ पे, स्कूल में, कंडक्टेड एट स्कूल। अब मैंने बताया था कि हेल्थ चेकअप, कोई भी ऐसी चेकअप से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसे शब्द आ जाएं तो आपको बिना सोचे समझे क्या करना है, सेकेंडरी प्रिवेंशन करना है। अब एक मेडिकल हेल्थ चेकअप रखा गया है कहाँ पे, स्कूल में। अब जाहिर सी बात है हेल्थ चेकअप स्कूल में रखा गया है तो किसके लिए रखा गया है, डायग्नोस करने के लिए, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि अपने को स्कूल में हेल्थ चेकअप रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, यानी कुछ ना कुछ कोई ऐसी बीमारी फैली हुई जिसका डायग्नोस अपने को करना है। तो अर्ली डायग्नोस किस में आया है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ठीक है। अर्ली डायग्नोस और प्रॉपर ट्रीटमेंट किस में था, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तो हमारा मोटिव क्या है, डिजीज़ का पता लगाना, है ना। अर्ली जो मेडिकल हेल्थ चेकअप रखा गया है इसका जो मोटिव क्या था, वो डिजीज़ का पता लगाना, तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। क्वेश्चन नंबर 9, ए मैरिड कपल कैम फॉर प्रीनेटाल टेस्टिंग फॉर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। एक मैरिड कपल है, शादीशुदा कपल है, जो कहाँ गया है, हॉस्पिटल गया है, किसके लिए, प्रीनेटाल टेस्टिंग करवाने के लिए। क्यों, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का पता लगाने के लिए, जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है उसका पता लगाने के लिए टेस्ट करवाने गया है, ठीक है। कब, प्रीनेटाल के दौरान, प्रीनेटाल पीरियड जो होता है उसके दौरान। अब प्रीनेटाल पीरियड कौन सा होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर कंसीव के बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है प्रीनेटाल पीरियड। अब ये कौन से प्रिवेंशन में आएगा, अब आपको पता है वो क्या करवा रहा है, टेस्ट करवा रहा है, ठीक है। टेस्ट किस में आएगा, इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है वो, इन्वेस्टिगेशन किस में आएंगे, मैंने बताया था इन्वेस्टिगेशन, हेल्थ चेकअप, है ना, स्क्रीनिंग, ये जितने भी शब्द आपको कहीं क्वेश्चंस में दिख जाए तो आपको बिना सोचे समझे सेकेंडरी प्रिवेंशन करना है। तो इसमें क्या आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अपना मोटिव क्या है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस मतलब अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि जल्दी से जल्दी
डायग्नोज करना किसका, अब कंजेनिटल कोई मालफॉर्मेशन होगा उसका डायग्नोज करना, ठीक है। यदि नहीं निकले, यदि कोई भी बीमारी उस पर वो जैसे वो कपल हॉस्पिटल में गया, उसने अपना टेस्ट करवा लिया लेकिन कुछ भी नहीं आया, तब भी ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा, ठीक है। बिकॉज मोटिव क्या था, बीमारी का पता लगाना, समझे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। ए पर्सन हैविंग कफ, एक व्यक्ति है जो क्या रखता है, कफ, खांसी है उसको, सिंस 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह से। टेस्टेड फॉर स्पुटम माइक्रोस्कोपी बट टेस्ट वाज फाउंड नेगेटिव, अब उसने टेस्ट करवा लिया, स्पुटम माइक्रोस्कोपी करवा ली, लेकिन उसका टेस्ट क्या आया, नेगेटिव आया है। उसके जो इन्वेस्टिगेशन करवाया है उसमें कुछ नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ घूम जाता है स्टूडेंट, यहाँ घूम जाता है, फाउंड नेगेटिव। अब उसने देखा कि कुछ नहीं आया तो डायरेक्ट वो प्राइमरी प्रिवेंशन की तरफ घूम जाता है, लेकिन यहाँ प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं आएगा, यहाँ आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। फर्स्ट तो ये कि टेस्ट शब्द का यूज किया जा रहा है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, स्क्रीनिंग या हेल्थ चेकअप जहाँ आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन आपको वहीं देखने को मिलेगा। अब मेन चीज़ आपको इसमें देखनी है वो क्या है, वो 2 हफ्ता उसको खांसी चली है तो वो चेक कराने गया है। अब 2 हफ्ता चलते हैं वो चेक कराने चला गया, क्योंकि वो एजुकेट है, उसको पता है कि 2 वीक में खांसी होती है तो टीबी का खतरा हो सकता है, तो वो चेक कराने चला गया कि कहीं टीबी तो नहीं है, लेकिन उसको कुछ नहीं निकला, जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया है ना। लेकिन वो किस उद्देश्य से गया था, जल्दी से जल्दी बीमारी का पता लगाने के लिए, अर्ली डायग्नोस के लिए। तो अर्ली डायग्नोस किस में था, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 11। ए फीमेल परफॉर्म्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एट होम रेगुलरली, एक कोई महिला है जो परफॉर्म कर रही है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने ब्रेस्ट के जो खुद एग्जामिनेट कर रही है उनको कि कहीं कोई गांठ वाँठ तो नहीं है ना, कहाँ पे, घर पे कंटिन्यू कर रही है ये काम। तो वो क्या कर रही है, वो कर रही है अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं अपने को कोई गांठ तो नहीं है ना, ठीक है। तो किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ठीक है। ए चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट मीजल्स एट 9 मंथ, ठीक है। अब वैक्सीन मैंने आपको बताया कि वैक्सीन जहाँ भी आ जाती है ना, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपन उसको, तो किस में चला जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, यानी कि उसको मीजल्स हो सकता है, मीजल्स है नहीं, मीजल्स हो सकता है, उसके लिए वो वैक्सीन लगवा रहा है, यानी कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट लेकिन डिजीज़ नहीं है। तो जहाँ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है वो डिजीज़ नहीं है, वहाँ ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाएगा। और वैक्सीनेशन आ रहा है तो कहाँ क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाएगा। वैक्सीन लगा के अपन क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाएगा। अब मैंने तीनों चारों तरीके से आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13। ए पर्सन यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ ए प्रोस्टिट्यूट हु हैव एसटीडी। एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, कॉन्डोम का यूज़ कर रहा है, कब, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान, किसके साथ, प्रोस्टिट्यूट क्या होती है, एक कमर्शियल सेक्स वर्कर जो होती है उसको प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, ठीक है। प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने से पहले वो क्या यूज़ करता है, कॉन्डोम का यूज़ करता है। अब जो प्रोस्टिट्यूट है उसको क्या है, एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अब ये कौन सी प्रिवेंशन में जाएगा। अब क्वेश्चंस को देख के आप हाइपर मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे आपको एसटीडी दिखेगा आप कहाँ चले जाओगे, टर्सरी प्रिवेंशन की तरफ भागोगे, लेकिन टर्सरी प्रिवेंशन इसमें नहीं है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को देखते हैं लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी है, तुरंत टर्सरी प्रिवेंशन की तरफ दौड़ेंगे वो, लेकिन इसमें टर्सरी प्रिवेंशन नहीं आएगा। एसटीडी किसको है, प्रोस्टिट्यूट को है ना। कॉन्डोम का यूज़ कौन कर रहा है, वो पर्सन जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसके साथ बनाना चाहता है, ठीक है। अब ये कॉन्डोम्स का यूज़ कर रहा है पर्सन, तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि रिस्क है। रिस्क क्या है, उसके एसटीडी है तो इसको भी एसटीडी होने का रिस्क है। अब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है इस पर्सन को, है ना, तो रिस्क तो है लेकिन उसको बीमारी थोड़ी हुई है, अभी नहीं हुई ना, केवल रिस्क है, ठीक है। अब रिस्क से बचने के लिए वो क्या कर रहा है, कॉन्डोम यूज़ का कर रहा है, कॉन्डोम को यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब ये किस में जाएगा, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है बट डिजीज एब्सेंट है, तो सीधा सीधा प्राइमरी प्रिवेंशन में चला जाएगा। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को, यहीं आके मात खा जाता है स्टूडेंट। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसके द्वारा, सेफ्टी डिवाइसेज, सेफ्टी डिवाइसेज यहाँ क्या रहेगी, कॉन्डोम, ठीक है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है इसमें, डिजीज एब्सेंट है, ठीक है। 2-3 तरीके से आप क्वेश्चंस को
ठीक कर सकते हो। फर्स्ट, यदि आपको पता रहेगा कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, अब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, डिजीज एब्सेंट है, तो सीधा सीधा प्राइमरी प्रिवेंशन में चला जाएगा। दूसरा, कॉन्डोम के द्वारा क्या कर रहा है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो मोड ऑफ इंटरवेंशन वो किस में था, प्राइमरी प्रिवेंशन में। ठीक है। तीसरा, सेफ्टी डिवाइसेस। कॉन्डोम क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस। सेफ्टी डिवाइसेस किस में आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसका मोड ऑफ इंटरवेंशन था, प्राइमरी प्रिवेंशन का। ठीक है, तो इसका आंसर अपना प्राइमरी प्रिवेंशन हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। एक क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट इज एडवाइज फॉर रेगुलर ब्लड शुगर टेस्टिंग। एक क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है जिसको एडवाइस किया गया किसके लिए, कंटिन्यू ब्लड शुगर अपनी चेक करने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए। अब क्रोनिक, मैंने क्या बताया था, इनक्योरेबल डिजीज। क्रोनिक डायबिटिक डिजीज जो है वो इनक्योरेबल है। ठीक है, लंबे समय से जो डायबिटिक है वो उसको अपन ठीक नहीं कर सकते हैं, तो वो इनक्योरेबल डिजीज हो गई। और सीधी सीधी इनक्योरेबल डिजीज टर्सरी प्रिवेंशन में आती है, इनक्योरेबल डिजीज। अब इसका जो अपना मोटिव है ब्लड शुगर को टेस्ट करने का, ये क्या था मोटिव, अपन इसमें क्या कर रहे हैं, डिसेबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं, यानी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि शुगर अधिक ज़्यादा हो जाए और पेशेंट को कुछ और समस्या हो जाए, तो उस डिसेबिलिटी को लिमिट करने के लिए डेली जो ब्लड शुगर चेक करवा रहे हैं ताकि ये मेंटेन रख सके। अब इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर और डिजीज दोनों ही प्रेजेंट है। रिस्क फैक्टर तो जब क्रोनिक डायबिटीज है, डिजीज है, तो रिस्क फैक्टर तो जाहिर सी बात प्रेजेंट रहेगा हमेशा। बट डिजीज इट एडवांस एंड इनक्योरेबल, लेकिन डिजीज क्या है, एडवांस और इनक्योरेबल है, तो इनक्योरेबल सीधी सीधी किस में आएगी, टर्सरी प्रिवेंशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। ए ड्राइवर यूज सीट बेल्ट ड्यूरिंग ड्राइविंग ऑन हाईवे। एक ड्राइवर सीट बेल्ट का यूज कर रहा है कब, जब वह हाईवे पे अपनी गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। अब सीट बेल्ट का यूज कर रहा है, सीट बेल्ट क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस है। सेफ्टी डिवाइसेस किस में आती है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसका मोड ऑफ इंटरवेंशन था, प्राइमरी प्रिवेंशन का। ठीक है, तो सीधा सीधा प्राइमरी प्रिवेंशन इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से देखें तो ड्राइवर किसका यूज कर रहा है, सीट बेल्ट का। सीट बेल्ट का यूज कर रहा है, वो हाईवे पे अपनी गाड़ी चला रहा है। हाईवे पे गाड़ी चला रहा है तो मतलब रिस्क है उसको, क्या रिस्क है, गाड़ी ठुक सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस रिस्क से बचने के लिए वो सीट बेल्ट लगा रहा है। एक्सीडेंट हुआ नहीं है, उससे बचने के लिए, यानी कि रिस्क है ना, उस रिस्क तो है, लेकिन रिस्क को आगे बढ़ने से बचने के लिए क्या कर रहा है, सीट बेल्ट का यूज कर रहा है ना। रिस्क को बीमारी बनने से, बीमारी क्या हो गई, एक्सीडेंट, उसको बनने से रोकने के लिए सीट बेल्ट का यूज कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में। सीधा सीधा रिस्क फैक्टर की उपस्थिति है और डिजीज एब्सेंट है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। गिव आयरन फोलिक एसिड टेबलेट इन ए प्रेग्नेंट वुमन। कोई एक प्रेग्नेंट वुमन है, उसको आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दे रहे हैं, किसमें जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में। क्यों, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसके द्वारा, प्रोफाइलैक्सिस के, प्रोफाइलैक्सिस डोज दे रहे हैं, रोकथाम। ठीक है, मतलब रिस्क फैक्टर है। रिस्क क्या है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उनमें रिस्क ये रहता है कि उनका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, तो इसलिए पहले से उनको क्या दिया जाता है, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, प्रोफाइलैक्सिस डोज दी जाती है, रोकथाम के लिए डोज दी जाती है। तो प्रोफाइलैक्सिस किस में आ गया, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है वो किसका है, प्राइमरी प्रिवेंशन का। ठीक है, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दे रहे हैं, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन उसको डिजीज थोड़ी हुई है, डिजीज नहीं है, तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। क्वेश्चन नंबर 17। गिव 2 टेबलेट ऑफ आयरन फोलिक एसिड फॉर ए एनीमिक प्रेग्नेंट वुमन। अब इसमें इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, इसने क्या कर दिया, 2 टेबलेट आयरन फोलिक एसिड की दे रहा है वो, किसको, एक प्रेग्नेंट महिला को, जो कि क्या है, एनीमिक है, यानी कि उसको बीमारी है, कौन सी, एनीमिया। अब मैंने सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या बताया था, रिस्क फैक्टर भी रहेगा और डिजीज भी प्रेजेंट रहेगी। अब इसको एनीमिया है, लेकिन एनीमिया क्या होता है, ये एडवांस स्टेज में नहीं आया अभी, है ना, एनीमिक है लेकिन एडवांस स्टेज में नहीं है, और इसको 2 टेबलेट दे रहे हैं। ठीक है, अब 2 टेबलेट दे रहे हैं एनीमिक पेशेंट को। ठीक है, यानी कि डिजीज की उपस्थिति है, रिस्क भी है। रिस्क क्या रहेगा कि कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए। ठीक है, अब रिस्क की उपस्थिति और डिजीज की उपस्थिति क्या कहलाती है, किस में आती है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती है। ठीक है, दूसरी चीज़ अपनी क्या रहेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट। जो इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन है सेकेंडरी प्रिवेंशन का, उसका था प्रॉपर ट्रीटमेंट। रिस्क फैक्टर एंड डिजीज बोथ आर प्रेजेंट, दोनों की उपस्थिति में प्रॉपर ट्रीटमेंट करना सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है।
यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी, क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, एजुकेशन गिव अबाउट प्रिवेंट टू एडोप्टिंग हार्मफुल हैबिट ऑफ 5 years एज चाइल्ड। एजुकेशन दी जा रही है किसको? एक 5 साल के बच्चे को। क्यों? हार्मफुल यानी कि जो नुकसानदायक चीज़ है उसको एडोप्ट कर ले वो, उससे बचने के लिए, है ना। कोई भी हार्मफुल चीज़ को वो एडोप्ट नहीं कर ले, जैसे बीड़ी सिगरेट दारू वारू इनको पीना चालू कर दे, ऐसी हार्मफुल चीज़ों को से बचने के लिए 5 साल के बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है। अब आप खुद सोचो, 5 साल का बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, वो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसको इसकी हैबिट लग ही नहीं सकती, क्योंकि वो 5 साल का बच्चा अकेला थोड़ी रहेगा, वो किसी और की निगरानी में रहता है ना। कोई उसका केयर टेकर दूसरा होता है, उसकी मम्मी पापा बड़ा भाई, ठीक है, उनकी निगरानी में रहता है वो। और 5 साल का बच्चा ऐसा कुछ समझ नहीं पाता है, ये कोई उम्र नहीं है उसको इसके लिए एजुकेट करने की। एडल्ट आफ्टर एडल्टिंग ये काम किया जाता है ना, कि इस चीज़ों के लिए उसको एजुकेट किया जाए। तो यदि रिस्क फैक्ट्री नहीं है, 5 साल का बच्चा वैसे भी इसको एजुकेट नहीं करोगे तब भी वो ये काम नहीं करने वाला, तो रिस्क फैक्ट्री नहीं है। 5 साल के बच्चे में रिस्क फैक्टर की अनुपस्थिति के बावजूद भी उसको एजुकेट किया जा रहा है ना। तो ये किस में आ जाएगा? प्रीमोडियल प्रिवेंशन में। प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या था? रिस्क फैक्टर को आने से ही रोकना, यानी कि इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है, उसको रिस्क को आने से पहले से ही रोक रहे हैं, उसको पहले एजुकेट कर रहे हैं, तो किस में आ जाएगा? प्रीमोडियल प्रिवेंशन में। रिस्क फैक्टर की अनुपस्थिति में जो ज्ञान दिया जा रहा है इसको, वो आ जाएगा प्रीमोडियल प्रिवेंशन में। यह था अपना लेवल ऑफ प्रिवेंशन। दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। एक बार रिपीट करोगे इसी को तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अदर कोचिंग, जैसे कोई भी अदर कोचिंग देते हो 8,000 9,000 10,000 में, इससे बेहतर चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। एक तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 3-4 कोचिंगों का सम्मिश्रण पढ़ा रहा हूँ आपको। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है जो इससे बाहर आपको मिलेगी, ठीक है। तो फ्री में जो नॉलेज मिल रही है उसको लो, उसको प्राप्त करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।